प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम प्रतिचयन कहते हैं। हम जानते हैं कि हम अनुसंधान कार्य हेतु डाटा कलेक्शन करते हैं और इस डाटा कलेक्शन के भी अलग अलग मेथड हैं। चूँकि अगर हम बात करें डाटा कलेक्शन में, तो हम एक मेथड ये हो सकता है कि उससे जो हमारा टारगेट ग्रुप है हम उसकी प्रत्येक यूनिट से डाटा कलेक्ट करें, जैसे कि हम जनगणना करते हैं। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम उस टारगेट ग्रुप के कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स से ही डाटा कलेक्ट करें और वो जो सेलेक्टेड यूनिट्स हैं, वह जो ग्रुप है वो उस पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करें, अर्थात जिसे हम सैंपल कहेंगे। तो हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन हो सकता है, एक सैंपल हो सकता है। यहाँ पे दो मुख्य पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। पॉपुलेशन से तात्पर्य समस्त यूनिट से है जो उस स्पेशल ग्रुप से संबंधित है। आप इस एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। अगर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के समस्त बीएड छात्र छात्राओं का पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राएँ पॉपुलेशन हो गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनकी संख्या की, तो ये कई हज़ार होंगे और इस पे पॉसिबल नहीं कि हम प्रत्येक से डाटा कलेक्ट करें, बहुत समय लगेगा और श्रम भी लगेगा। लेकिन हम उसका कोई लघु रूप जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, अगर हम उससे डाटा कलेक्ट करते हैं तो भी हम सार्थक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिसे हम सैंपल कहते हैं। सैंपल से तात्पर्य अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड यूनिट्स दैट रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन, अर्थात यह कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स का समूह है जो संपूर्ण पॉपुलेशन को दर्शाता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम चावल खरीदने जा रहे हैं तो हम एक मुट्ठी भर चावल से ही समस्त चावलों का अनुमान लगा लेते हैं। हम प्रत्येक चावल के दानों को देखने की आवश्यकता या ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। बात करते हैं हम नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग की, कि सैम्पलिंग का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता के पास रिसोर्सेस की कमी होती है, यह आवश्यक नहीं कि उस पर सारे ही रिसोर्सेस अवेलेबल हों, तो वो कम रिसोर्सेस में भी इस सैम्पलिंग मेथड को अपनाकर अपना कार्य कर सकता है, एक सार्थक निष्कर्ष निकाल सकता है। और अगला है ये टाइम कंज्यूमिंग कम है, क्योंकि हम समस्त यूनिट्स पे काम ना करके कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स पे ही काम करते हैं, उनसे ही डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा समय बहुत बच जाता है। ये एक इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि हम प्रत्येक यूनिट्स पर काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसके रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप पे काम कर रहे हैं। इस वजह से हमारा जो धन है उसकी भी बचत होती है। ये कन्वीनियंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सेलेक्टेड यूनिट्स पे ही काम करेंगे, तो ये रिसर्चर के लिए सुविधाजनक हो जाता है कि वो सरलता से डाटा कलेक्ट कर सकता है और कैलकुलेशन कर सकता है। अगर हम बात करेंगे कि पूरी पॉपुलेशन से हम डाटा कलेक्ट करें, फिर उस पर कैलकुलेशन करें, तो ये एक टफ़ टास्क हो जाएगा और काफ़ी टाइम भी लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, इस वजह से इनकन्वीनियंट है। लेकिन एक स्मॉल ग्रुप जो पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम उस पर काम करते हैं तो ये रिसर्चर के लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। एक्यूरेसी, इसमें सटीकता भी बनी रहती है। कई बार हम बड़े डाटा पे काम करते हैं तो गलती होने की भी संभावना रहती है, लेकिन हम छोटे डाटा जो ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप जो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े ग्रुप को, अगर हम उस पर काम करते हैं तो और अधिक सटीकता से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम की बचत। और आप समझ गए होंगे, जब हमारा समय बच रहा है और ये धन भी बचा रहा है, सुविधाजनक भी है, और हम सेलेक्टिव यूनिट्स पे ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो भी बहुत बच जाती है। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग। ये तो अभी आपने सारे फ़ायदे देखे, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं सैम्पलिंग की। अगर हम संपूर्ण यूनिट से डाटा कलेक्ट ना करके केवल एक सेलेक्टेड जो ग्रुप है, जो सेलेक्टेड यूनिट से अगर हम उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, तो क्या सीमाएं हो सकती हैं। सैम्पलिंग एरर,
जो प्रतिचयन संबंधित जो एरर हैं वो आती हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस, कई बार ऐसा होता है कि हम सैंपल चूज करते वक्त पक्षपात कर जाते हैं, इस वजह से गलती होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि जो हम सैंपल चूज करेंगे, जिसका हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है। अर्थात जो सैंपल हमने चूज किया ये इतना आसान नहीं है कि वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही करे, तो ये भी एक सीमा है। और नेक्स्ट है नीड्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज। अगर हम सैम्पलिंग मेथड का काम करते हैं तो इसके लिए हमें तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है कि हम सभी बिंदुओं को ध्यान रखें। जो हमने सैंपल लिया है क्या वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम किस प्रकार सैम्पलिंग एरर निकालेंगे ताकि हम सार्थक निष्कर्ष पर पहुंच पाएँ। हम इस सैम्पलिंग मेथड को प्रयोग करते वक्त हम कौन सा मेथड उपयुक्त है, किसको हम उसको प्रयोग करेंगे कि जिस प्रकार हमारा जो अनुसंधान कार्य है वो वैज्ञानिक एवं सार्थक निष्कर्ष पर पहुँचे। कुछ टर्म्स की बात करते हैं हम जो इससे संबंधित हैं, जो कई बार हमें कन्फ्यूजन में भी डाल देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्टडी पॉपुलेशन, तो जैसे मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अभी उदाहरण दिया था, अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएड में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं की पर्यावरण जागरूकता के प्रति अध्ययन करना चाहते हैं तो वो सब हमारी स्टडी पॉपुलेशन हो गए। मतलब वो जो सारे छात्र छात्राएँ हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बीएड के छात्र छात्राएँ, वो स्टडी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें सैंपल की, तो हम उनसे जो सेलेक्टेड यूनिट्स जो लेंगे, जिनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जो उस होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा सैंपल हो गया। अब हम जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा सैंपल साइज हो जाएगा। अब हम जो सर्वेक्षण या अनुसंधान कार्य करने के लिए जिस सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करेंगे वो हमारा सैम्पलिंग मेथड कहलाएगा। जिस सैम्पलिंग मेथड अर्थात सैम्पलिंग विधि का प्रयोग करेंगे वो हमारा सैम्पलिंग मेथड है। अभी आगे डिफरेंट टाइप्स के सैम्पलिंग मेथड बताए गए हैं तो ये और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें हम पहले है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम संभाव्य प्रतिचयन भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऑल द यूनिट्स हैव इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड इन अ सैंपल, अर्थात जो प्रत्येक यूनिट है उसको सैंपल में चुने जाने की बराबर संभावना रहती है। इस वजह से हम इसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और इसके हम अगर विशेषताओं पर ध्यान दें तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, अर्थात ये एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि प्रत्येक यूनिट्स के चुने जाने की संभावना बराबर है उस सैंपल में। एरर्स कैन बी कैलकुलेटेड। जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो हम जो सैंपलिंग संबंधी एरर आएगी हम उसकी गणना कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस, जो प्रतिनिधित्वता है ऐसे में बनी रहती है कि वो पॉपुलेशन को सैंपल रिप्रेजेंटेटिव रूप देता रहे। नॉट बायस्ड, ये पक्षपात रहित होती है। इस प्रकार इससे जो परिणाम निकलते हैं हम उसे जनरलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, जिसे असंभाव्य प्रतिचयन भी कहते हैं। ऑल द यूनिट्स हैव नॉट इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड इन अ सैंपल, अर्थात जो प्रत्येक यूनिट्स है उनको बराबर मौका नहीं मिलता है सैंपल में सेलेक्ट होने का। हम इसकी विशेषताओं पर ध्यान दें तो देखते हैं कि ये एक नॉन साइंटिफिक मेथड है, ये अवैज्ञानिक है, क्योंकि प्रत्येक यूनिट्स का बराबर चांस नहीं है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो ही जाए। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग एरर। अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं तो हम सैंपल एरर की गणना करने में कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, ऐसे में प्रतिनिधित्वता भी नहीं रहती है। बायसनेस, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पक्षपात रहता है, अतः जो इसके परिणाम होते हैं वो अवैज्ञानिक होते हैं और जिनका जनरलाइजेशन सार्थकता से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं उसके सब टाइप्स।
पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को इन अलग अलग सैम्पलिंग में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी को भी अलग अलग कुछ सब टाइप्स में बांटा गया है। कन्वीनियंस और इंसिडेंटल सैम्पलिंग, पर्पजीव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग इत्यादि, जिसके अब अभी हम आगे चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पहला प्रकार है, जिसमें हम लॉटरी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, या सिक्का उछालकर हेड टेल के द्वारा हम यूनिट्स का चुनाव कर सकते हैं, या पासा फेंक कर हम यूनिट्स का चुनाव कर सकते हैं। यह हम आंखें बंद कर कर भी यूनिट्स का चुनाव कर सकते हैं, या कोई हम सिक्वेंशियल मेथड ले सकते हैं कि जिसके द्वारा प्रत्येक यूनिट्स के चुने जाने की संभावना बराबर है। ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए अगर टोटल 500 लोग हमें लेने हैं और हम रैंडमली देखते हैं, उन्हें सबको हमने एक सीक्वेंस में लगा दिया, और हम एक रैंडम मेथड से हम एक क्रम ले लेते हैं कि प्रत्येक 10 नंबर पे आने वाले यूनिट्स को हम ले लें। तो इस प्रकार हम एक सिक्वेंशियल मेथड में हम यूनिट्स का चुनाव कर सकते हैं। ग्रिड मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। टिपेट्स नंबर मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। टिपेट की एक तालिका है जिसकी सहायता के द्वारा हम रैंडम रूप से यूनिट्स का चुनाव कर सकते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक यूनिट्स के चुने जाने की बराबर संभावना रहती है, इसीलिए यह एक वैज्ञानिक मेथड है। और इसमें जो अगर सैंपल एरर आती है तो हम उसका अनुमान भी लगा सकते हैं। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, और जो बाकी जो टॉपिक बचा है हम उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।